स्टार्टिंग इट। अच्छा जी, पार्ट वन हमने जैसे पहले कवर किया कि पार्ट वन के आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 6 जो है वो पार्ट वन में आ जाता है, और पार्ट टू जो है वो आपका उसमें दो चैप्टर्स हैं। एक फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है और एक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का चैप्टर है। अक्सर लाइक लाजमी इस पे तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप हो सकता है किसी इंटरव्यू में या कहीं किसी भी मुकाबले के इम्तिहान में या किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, तो आप इंटरव्यू में अगर पहुंचे तो अक्सर वो पूछ लेता है कि यार फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है ना, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी भी गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को इंश्योर करना है, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो जुडिशियबल नहीं है। वो ये है कि गवर्नमेंट के एक तरह से कहने, जिस तरह मैनिफेस्टो नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टीज शो करती हैं और बाद में 5 साल बाद वो कहती हैं हमने पूरा तो नहीं कर सके लेकिन हमने कोशिश जरूर की और हमने ये चीजें पूरी कर ली। इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है ना वो आपका जुडिशियबल नहीं है। मतलब लाइक कोर्ट्स जो हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स के तौर पे उसमें इंटरवीन नहीं करता। गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल किसी एक प्रिंसिपल पॉलिसी में आपके सामने फॉर एग्जांपल एक रख देता हूँ जो आप भी बता सकते हैं पाकिस्तान में ये नहीं होता। आर्टिकल जैसे आर्टिकल है जी, आर्टिकल 31 टू 40 बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आते हैं ना, तो आर्टिकल 29 टू 40, आर्टिकल 32 जो है ना वो कहता है जी प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस किया जाएगा पाकिस्तान में, ठीक है। अब ये हमें भी पता है कि जब भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब भी जमहूरी पार्टीज आई हैं इक़्तिदार में तो लोकल गवर्नमेंट को नहीं किया गया, और जब डिक्टेटरशिप आई है तो उसने जो लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट किया तो उसने अपने एक मखसूस एजेंडे के थ्रू प्रमोट किया। लेकिन लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कभी भी प्रॉपरली इख्तियारात नहीं दिए जाते। तो ये आर्टिकल 32 कहता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का, लेकिन और हर साल जो है इसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की पार्लियामान में पेश करना लाजमी होती है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान में नहीं होती। लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में लिखा गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बेसिकली उस पर कोई कोर्ट एक्शन नहीं ले सकती, कुछ सोमोटो नहीं हो सकता, कोई रेट पिटिशन नहीं दायर की जा सकती। जो 5 रेट्स हैं आर्टिकल 199 के तहत, तो वो भी दायर नहीं की जा सकती। तो जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो जुडिशियबल है। उन पर अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कोई भी आम शहरी उसको लेकर जाकर रिट पिटीशन अपनी हाई कोर्ट्स में दायर कर सकता है कि भाई ये चीज हमें नहीं दी जा रही, और इसका मतलब हमें मतलब दिया जाए, राइट दिया जाए। और बीइंग जमहूरी सिटीजन होने के नाते हमारा ये राइट है कि हमें ये चीज़ प्रोवाइड की जाए, लेकिन हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करी तो उस पर फिर कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। कोर्ट रेलिवेंट अथॉरिटी को, रेलिवेंट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है भाई ये चीज़ आप अपने सिटीजन को प्रोवाइड करें। तो ये आर्टिकल 8 टू 28 के दरमियान होता है। अच्छा, आर्टिकल 7 बीच में से हो सकता है आपके जहन में आए कि आर्टिकल 7 मिसिंग है 1 टू 6 के बाद डायरेक्ट। तो आर्टिकल 7 बेसिकली ना स्टेट की डेफिनेशन बताता है, उसका कोई खास इतना वो नहीं है। तो उसका मैं वन लाइनर आपको जब शेयर करूंगा तो उसमें मैं बता दूंगा आपको कि वो थोड़ा सा एलोबरेट भी कर दूंगा कि मतलब उसमें क्या चीज़ है ऐसी। अच्छा जी, तो आर्टिकल अब जो आपके इसमें चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल राइट्स, जो कि अक्सर पूछा जाता है और इस टाइम पर सबसे ज्यादा ये बात की जा रही है स्पेसिफिकली। दोनों साइड्स ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मेजोरिटी वाइज यूरोपियन पार्लियामेंट भी पाकिस्तान के हवाले से बात करती है। ये हमेशा पाकिस्तान में बात की जाती है कि मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं एंड ऑल दैट। तो पाकिस्तान का फ्रीडम ऑफ प्रेस में अभी भी रैंक 150 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो ये जो आपके सारे चीज़ें हैं ना ये आपका 8 टू 28 के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। हमारा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का अगर एज ए डॉक्यूमेंट देखा जाए ना तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप ये कह सकोगे भाई कवर्ड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की अम्ब्रेला में मौजूद नहीं है। इंटरप्रिटेशन को लेकर कुछ लूबोज हो सकते हैं, वो सही बात है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, टाइम लेता है और इम्प्लीमेंट होने में। लेकिन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में तकरीबन तमाम फीचर्स मौजूद हैं। मसला होता है इम्प्लीमेंटेशन का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के स्पिरिट का। वो नहीं होता क्योंकि क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है, और रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स के अंदर अभी भी पाकिस्तान 130 पे है 140 कंट्रीज में से। ये भी एक एमसीक्यू अक्सर पूछ लेता है। तो जस्टिस एंड लॉ फाउंडेशन के थ्रू जो एक सर्वे होता है, तो ये सारी चीजें। अब आर्टिकल जो 8 है ना वो ये है कि जो भी लॉ होगा इनकॉन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, कोई भी ऐसा लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको पता हो तो एक पीका ऑर्डिनेंस आया था जिसकी अमेंडमेंट की गई थी 2022 में, जो प्रीवियस गवर्नमेंट। तो उसको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आप पढ़े ना तो उन्होंने आर्टिकल 8 का रेफरेंस दिया कि भाई ये इनकॉन्सिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो क्योंकि ये इनकॉन्सिस्टेंट है तो इस वजह से इसको हम स्ट्राइक डाउन करते हैं। तो हाई कोर्ट्स किसी भी डिसीजन को कर सकती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो अक्सर जो ये जो जजमेंट्स होती है ना इनको पूरा पढ़ने से आपके फंडामेंटल राइट्स, मतलब ये वैसे एक रट्टा लगता है कि भाई बोरिंग टॉपिक है और पता नहीं, मतलब ऐसे ही जैसे फिलोसफर को याद कर रहे हैं तो उसको जैसे याद करते हुए रट्टा लगाना होता है, तो इस तरह से मतलब लाइक राइट्स वही चीजें वही चलती भी आ रही हैं तो कर दो। लेकिन जब आप आर्टिकल के साथ बात करते हैं, एक तो जनरल आप बात कर रहे हैं उसमें भी आपकी बात में वजन आ जाता है, और उसके अलावा वैसे ही अगर आप किसी भी इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपके लिए लाजमी ये पता होना आपको लाजमी है। अब क्या जी, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन,
अब अगर इसको मैं लिंक करूं फिलोसफर के साथ, तो जो थॉमस हॉब्स का लेवाइथन था, उसका क्या था कि भाई वो सिक्योरिटी के जो उसकी जो ह्यूमन नेचर का कॉन्सेप्ट उसने दिया था अपने उस टाइम पे, तो उसमें यही था ना कि जो सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन है वो सिक्योर नहीं है, लाइफ सिक्योर नहीं है एक सिटीजन की। तो लाइफ सिक्योर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रूलर चाहिए कि वो क्या करेगा, वो पीस लाएगा, और पीस ला के वो सिक्योरिटी इंश्योर करेगा। तो सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन तब से लेकर जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं, और बाद में जब चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशंस है, उसके बाद तकरीबन तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मौजूद है। तो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन हमारा आर्टिकल 9 डील करता है। आर्टिकल 10 जो है ना वो सेफ गार्ड्स टू अरेस्ट एंड डिटेंशन करता है। अब आर्टिकल 10 को अगर मैं रिट पिटीशन, आपने अक्सर पूछा होगा, अक्सर देखा होगा कि एक होती है रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस, कि जो बंदा जिस भी कंडीशन में कोर्ट ऑर्डर करती है उसके तहत अगर कोई रेट फाइल करता है, तो कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई इसको आप पेश करो जिस भी कंडीशन में। तो वो ये होता है कि अक्सर क्योंकि 24 आर्टिकल 10 पाबंद करता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम के तहत, जो किसी भी बंदे के खिलाफ एफआईआर हुई है, किसी बंदे को किसी भी जुर्म के तहत पुलिस ने कवर किया है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना लाजमी है। ये हमारे आर्टिकल 10 में मैंशनड है एक्सप्लिसिटली। वैसे तो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और सीपीआरसी जो कानून शहादत ऑर्डर है 1982 वो भी मौजूद है, लेकिन वो बेसिकली ड्राइव है ना, वो कानूनी शहादत जो है वो ड्राइव्ड है, वो इन लाइन विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत ये है कि भाई आपको 24 घंटे में बंदा पेश करना है। जब नहीं होता कोई बंदा तो उस पर कोर्ट फिर एक्शन लेती है। तो वो जो कोर्ट एक्शन लेती है ना, उसको जो बेसिक कहने के जो उसको ये पावर दी है ना, वो ये आर्टिकल 10 के थ्रू है। कि मतलब है कि आर्टिकल 10 क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स पे आर्टिकल 199 रिट जुरिस्डिक्शन के थ्रू हम आगे जुडिकेचर क्योंकि पढ़ना है चैप्टर 7 जुडिशरी का, वो हमारे कल की क्लास में होगा और इंस्टीट्यूशन होंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि आर्टिकल 199 में रिट्स हैं क्या। तो वो जो आर्टिकल 10 है, तो वो उस तरह से होता है। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा ही बात हो रही है कि जी मिसिंग पर्सन का कॉन्सेप्ट और ऑल दैट। अच्छा ठीक है, मैं स्पीड थोड़ी स्लो कर लेता हूँ, ओके। तो आर्टिकल 10 जो है वो सेफ गार्ड्स टू अरेस्ट और डिटेंशन के हवाले से आपकी बात करता है। ठीक है, और उसमें यह है कि कोई भी बंदा जो है वो कस्टडी में करने से, आपने किसी बंदे को अरेस्ट करना है, तो आपको सबसे पहले उसको वारंट देना है। उसके बाद उसको अरेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई बंदा अरेस्ट होगा तो उसको अपना लीगल डिफेंस का भी इख्तियार दिया जाएगा, प्रॉपर उसको राइट टू डिफेंड होगा। फिर ये है कि जी आर्टिकल 10 ए राइट टू फेयर ट्रायल है, और आप किसी भी टॉर्चर के तहत हर बंदे को फेयर ट्रायल होगा, अपने डिफेंस का इख्तियार होंगे, वही आर्टिकल 10 है। ये 18th अमेंडमेंट के अंदर बेसिकली इनकॉर्पोरेट किया गया है। आर्टिकल 11 जो है वो स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो अगर साहिवाल वाली साइड पे पंजाब में भी और हर जगह, एक तो बलूचिस्तान में तो सरदारी सिस्टम के थ्रू है ही है, सिंध में हारी का निज़ाम है। उसके अलावा ये जो भट्टा मजदूर होते हैं कि नस्ल दर नस्ल जो है वो फोर्स्ड लेबर के थ्रू चल रहे हैं और स्लेवरी में चल रहे हैं। उसके अलावा प्राइवेट प्रिजन्स बनी होती हैं बलूचिस्तान में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर की, और ये इसकी प्रोहिबिशन है आर्टिकल 11 के तहत, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भाई आर्टिकल 11 मतलब या एमसीक्यू आ जाए आपसे कि स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड कौन सा डील करता है, बेसिकली ये आर्टिकल 11 वाला मैंने इसलिए मेंशन किया कि अभी रिसेंटली एक केस हुआ था कि जो इस टाइम पे एक मिनिस्टर है उनके ऊपर एलिगेशन लगा था कि बलूचिस्तान के मिनिस्टर है कि उन्होंने कुछ प्राइवेट जेल में कुछ लोगों को रखा हुआ था, और वो क्या ये कर सकते हैं, और वो बेसिकली स्लेवरी के सिस्टम के तहत ही उनका कुछ मसला था, तो उस वजह से तो ये आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 14, आजकल वो एक इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। आप एक्स्ट्रा ऐसा टॉर्चर नहीं कर सकते कि आपने किसी से एविडेंस एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो उसके ऊपर आप ऐसा टॉर्चर करके एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वो करेगा। और उसके अलावा आप किसी की जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी जो एक होता है, वो इसी आर्टिकल के तहत ही आगे फर्दर इंटरप्रिटेशन है, जो कि कोर्ट्स ने मुख्तलिफ अपने डिसीजंस में ये चीज़ दी हुई है। उसमें ये है कि आप किसी भी बंदे की पर्सनल पर्सनल प्राइवेसी ये होती है कि उसकी अपनी जो प्राइवेसी है उसके अंदर अगर आप उसको करके, अब तो आप उसकी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सीक्रेट कैमरा के थ्रू कर रहे हैं, उसकी वॉइस बग कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये राइट टू प्राइवेसी में आती हैं। आर्टिकल 14 इसको डील करता है। और ये इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन है, मतलब लाइक ये बंदे की डिग्निटी है जो कि इंश्योर करना रियासत का काम है। और अगर कोई इंश्योर नहीं कर रहा, वायलेट कर रहा है, तो उस पर फिर ऑब्वियसली कोर्ट्स जो है वो इंटरफेयर कर सकती हैं ऑब्वियसली। अजान हो रही है, बस मैं थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लूँ।
एक मिनट, ये कब से अनऑडिबल है? दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, आर्टिकल 15 जो है वो आपका कहता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली और आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करता है। ठीक है। तो जो आर्टिकल 15 और 16 और 17 को याद करने का निमोनिक है वो है मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, MAA। तो ये निमोनिक है इसको याद करने का। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो मास्टर्स से मूवमेंट, और 16 असेंबली से जो है वो आपका आर्टिकल 16 एडमिनिस्ट्रेटिव, और 17 से जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। मास्टर इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स से आप ये तीनों आर्टिकल्स याद रख सकते हैं कि भाई मूवमेंट। अच्छा, असेंबली का जो है वो ये है कि पीसफुल मीन्स के थ्रू होनी चाहिए। एसोसिएशन, किसी भी बंदे को ये राइट है कि पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, और उसने अपने पब्लिक फंड्स का हिसाब देना होता है कि भाई वो उसकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है और ऑल दैट। तो ये आर्टिकल 17 किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये लाजमी करता है, पाबंद करता है। अच्छा जी, आर्टिकल 19A जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है कि जी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो आर्टिकल 20 जो है वो आपका प्रोफेस रिलीजन, मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। इसमें ये है कि बेसिकली जितनी माइनॉरिटीज है ना पाकिस्तान में, तो उनको राइट होगा अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने का भी, और अपनी जो भी उनकी सारी मजहबी चीज़ें हैं उनको वो अपने उसे अपने अकीदे के मुताबिक जो है वो अदा करें, और उस पर उनको कोई जबरी उनको कन्वर्ट नहीं कर सकता। और अगर ये देखें तो आर्टिकल 20 जो हमारा इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, ला इकराह फिद दीन, दीन में जबर नहीं है, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, तो उसके साथ लाइन इन लाइन विद दैट है। मतलब लाइक कि इस्लाम तो आज से 1400 साल पहले ये बता चुका है कि आर्टिकल 20 के मतलब जबरी तौर पे आप किसी का दीन कन्वर्ट नहीं करवा सकते, दीन चेंज नहीं कर सकते। तो ये वही चीज़ है। तो इसमें फिर स्टेट ने इंश्योर करना है कि किसी के साथ ऐसी ज्यादती तो नहीं हो रही। तो बेसिकली माइनॉरिटी राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए ये आर्टिकल 20 जो है इनकॉर्पोरेटेड है। आर्टिकल 25 एक अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की बात करता है कि तमाम जो बाशिंदे हैं वो इक्वल हैं, चाहे सेक्स, जेंडर, कास्ट, क्रीड, कलर, सबके हिसाब से जो है वो बंदा जो है वो इक्वल है। आर्टिकल 25 के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन इस हवाले से नहीं होगी। लेकिन इसके साथ ही एक लाइन दी हुई गई है कि जो भी अवाम है, जो भी गवर्नमेंट है, वो जो वीकर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है ना, वल्नरेबल है, उनके लिए स्पेशल, ये आर्टिकल उससे मना नहीं करता कि उनके लिए स्पेशल प्रोविजन इनकॉर्पोरेट करे, जैसे वुमेन के राइट्स हो गए, माइनॉरिटी के राइट हो गए, चिल्ड्रन के राइट हो गए। तो ये जो वल्नरेबल सेगमेंट है इनके लिए जो है ये लाजमी करता है कि भाई अलाउ करता है। अच्छा, आर्टिकल 25A क्या है? आर्टिकल 25A जो है वो राइट टू एजुकेशन देता है कि जी यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन 5 to 16 ईयर्स की जो एज है उसके लिए यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन तमाम चिल्ड्रंस को जो स्कूल गोइंग है वो दी जाएगी, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड की जाए। लेकिन आल्थो जो इस टाइम पे डिलेमा है, यूनेस्को की भी रिपोर्ट है और इसके अलावा यूनिसेफ की भी रिपोर्ट है, और मतलब वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है कि 22.85 टू 22.8 को 23 मिलियन कहता है। मतलब डाटा वेरी करता है, बट तकरीबन आप देखें तो 22.5 टू 22.8 सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मिलियन चिल्ड्रन की, कि जो स्कूल से बाहर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस आर्टिकल की इम्प्लीमेंटेशन में। तो अक्सर यही बातें जो है ना वो फिर आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल पर भी सवालिया निशान उठा देती है कि आर्टिकल 184(3) जो है सोमोटो जो है इन पब्लिक इंपॉर्टेंस है। तो मैटर इन पब्लिक इंपॉर्टेंस के अंदर इस तरह की चीजों पर, या आर्टिकल 20 पे अगर कोई कंप्लेन आती है, आर्टिकल 25A पे कंप्लेन आती है, या इससे पहले जो इनवॉल्बिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन उनके बारे में बात होती है, तो इस तरह की चीजों पर जो आपका आर्टिकल 184(3) है वो यूज नहीं होता है। लॉयर्स या कॉन्सल्स या आर्गू करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल केसेस पर जरा ज्यादा उसका फोकस है। तो ये अक्सर एक क्रिटिक आजकल रिसेंट डिबेट है, ये साइड इंफॉर्मेशन के तौर पर मैंने पासिंग रेफरेंस में बात कर दी है कि भाई ये जो चीजें हैं ना ये आ रहा होता है, लेकिन जो आपकी इस तरह के बेसिक राइट्स हैं स्टूडेंट्स के एजुकेशन के, सोशल इश्यूज पर, तो उस पर ना अपेक्स कोर्ट का ना नॉर्मल जुडिशरी का मतलब इस तरह से जो है या फोकस नहीं होता, बिकॉज वैसे ही लैग ऑफ द केसेस इतना ज्यादा है। तो ये एक एस्पेक्ट है कि जो हमारे इदारों को देखने की जरूरत है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसमें यह है कि जी पार्ट थ्री में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है। इसमें अब 3 चैप्टर है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो फेडरल पूरा आपका स्ट्रक्चर है वो कैसे खड़ा हुआ है उसके आर्टिकल्स हैं ये जनाब साहब, 41 से लेकर 100 आर्टिकल तक। ये 60 आर्टिकल्स हैं, और इनका इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है कि अगर इसी के अंदर आर्टिकल 95 आता है, जिसके तहत जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे, जो 22nd प्राइम मिनिस्टर थे, आर्टिकल 95 के तहत 10 अप्रैल 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत उनको उनके ऑफिस से रिमूव किया गया।
तो प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन, तो ये जो इसके तीन चैप्टर हैं, चैप्टर वन जो है वो डील करता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उसकी क्वालिफिकेशंस, उसको कैसे इम्पीच किया जा सकता है एंड ऑल दैट वो, और उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, प्रेसिडेंट के ऑफिस की टेन्योर कितना है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन की किस वक्त होना चाहिए, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होल्ड करता है उसकी वो किन किन शराइत पर पूरा उतरता हो। तो ये सारे जो है ना चैप्टर वन के अंदर मेंशन है। चैप्टर टू जो है वो मजलिस शूरा, मतलब पार्लियामेंट के बारे में बात की जाती है। मजलिस शूरा का जो वर्ड है ना, ये अभी आपकी एट्थ अमेंडमेंट के थ्रू जो है ना जिया-उल-हक ने आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डलवाया था। इससे पहले पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनली जो डॉक्यूमेंट है 1973 का, जो कि 14 अगस्त 1973 को इनेक्ट हुआ, उसके अंदर मजलिस शूरा का वर्ड नहीं है। अच्छा जी, चैप्टर थ्री जो है फेडरल गवर्नमेंट से डील करता है कि फेडरल गवर्नमेंट कैसे होगी, कौन बनाता है, मेजोरिटी पार्टी है वो, किस तरह से सारा मामला चलते हैं। तो आर्टिकल 90 टू आर्टिकल 100 ये फेडरल गवर्नमेंट के तहत, 90 जो है वो प्राइम मिनिस्टर से डील करता है सीधा सीधा। तो 90 टू 100 ही आपका फेडरल गवर्नमेंट का आ जाता है स्ट्रक्चर। अब ये इसका फेडरेशन में, तो अब आर्टिकल 41, तो प्रेसिडेंट के बारे में भी बात अक्सर होती रहती है कि इम्पीचमेंट होना चाहिए, और मुख्तलिफ चीजें बात चल रही होती है, मतलब अक्सर बात हो रही है कि पाकिस्तान के एक ही प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट का रिसेंट हिस्ट्री में 21st सेंचुरी में वाकया हुआ है। वो था, वो भी बात की गई थी, प्रॉपर मोशन मूव या उसका प्रॉपर आगे ट्रायल नहीं हो पाता। वो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जब नई गवर्नमेंट बन गई थी 2008 में, कि अगर वो ओहदा नहीं छोड़ते तो फिर हम इम्पीचमेंट करेंगे। तो उस टाइम पे क्योंकि 3/4 चाहिए था, क्योंकि 17th अमेंडमेंट के तहत जो बंदे जिन्होंने कर सकते हैं उनकी तादाद जरा कम कर दी गई थी जनरल साहब की तरफ से। तो इस वजह से जो है वो तादाद बढ़ा दी गई थी, ताकि पावर डिस्क्रिशनरी बेसिकली एक्सटेंड करनी थी 17वीं तरमीम के थ्रू। तो आर्टिकल 47 जो है ना वो इम्पीचमेंट और रिमूवल से करता है। आर्टिकल 41 क्या है जी? आर्टिकल 41 ये है कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है जी? 45 ईयर्स की एज हो सकती है उसकी, ठीक है। उसके अलावा जो है जो प्रेसिडेंट है वो प्रोविंस उसका जो है मुस्लिम होना चाहिए, 45 ईयर्स की एज हो सकती है मिनिमम। उसके अलावा जो इसका इलेक्टोरल कॉलेज है वो क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं और दोनों हाउसेज होते हैं, ठीक है। 60 डेज बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म से पहले आप इलेक्शन करा सकते हैं, और मिनिमम 30 डेज अगर आपके ये चारों हाउसेज इंटैक्ट हैं और सेंटर पे भी असेंबली मौजूद है। लेकिन अगर आपकी नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपका जो इलेक्शन है ना वो होता है आफ्टर विद इन द इलेक्शन ऑफ जनरल इलेक्शन के बाद 30 दिन में इलेक्शन होता है। लेकिन अभी इस टाइम पे सिचुएशन क्या है कि इस टाइम पे पहले इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं इसे को एलोबरेट करूं, मतलब टर्म तो प्रेसिडेंट की जो है सितंबर 9 को कंप्लीट हो रही है। तो पहले इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकता कि पहले इलेक्शन से पहले आपके जो दो हाउसेज हैं वो डिसॉल्व है, आपका कोरम पूरा नहीं है, आप इलेक्शंस नहीं करवा सकते, बिकॉज प्रेसिडेंट जो है सिंबल ऑफ फेडरेशन होता है। अब इलेक्शंस के बाद होंगे तो इस टाइम पे क्या होगा कि आर्टिकल 49 के थ्रू जो चेयरमैन सेनेट है इस टाइम पे सादिक सिंजरानी, जो इस टाइम पे एट्थ चेयरमैन सेनेट है, ये एमसीक्यू आप नोट कर लें, जो सादिक सिंजरानी है वो इस टाइम पर एट्थ चेयरमैन सेनेट है। और इनका पॉलिटिकल पार्टी कौन सी? बलूचिस्तान अवामी पार्टी इनकी पार्टी है। और ये एट्थ चेयरमैन सेनेट है, और इनका एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर भी प्रीवियसली भी जब सदर हज पे गए हुए थे तो उस टाइम पर भी जो चेयरमैन सेनेट है सादिक सिंजरानी, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने रोल प्ले किया। तो वो फिर 9 सितंबर के बाद टेक ओवर करेंगे, और फिर जब तक इलेक्शंस नहीं होते, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो अगर असेंबली अपनी मुद्दत ये पूरी करती हैं तो उसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए, जो कि अक्टूबर 2023 बनता है। तो तब तक फिर वो, और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके 30 दिन बाद क्योंकि इंतखाब होना है सदर का, तो ये तकरीबन 3 महीने के लिए जो इंटरिम एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे, 2 महीने के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे सादिक सिंजरानी जो है वो रोल प्ले करेंगे। अच्छा, उसके अलावा सीन ये है कि जो आपका, क्योंकि प्रेसिडेंट रिटायर हो जाएंगे तब, आर्टिकल जो आपका वो है 45, वो प्रेसिडेंट की जो पावर है ना कि वो माफी दे सकता है, माफी का ऐलान, कैदियों की सजा में कमी का ऐलान कर दिया गया, ये अक्सर न्यूज का टिकर चल रहा था। ये आर्टिकल 45 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो ये कर सके। आर्टिकल 47 रिमूवल इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है, लेकिन रिमूवल के लिए सबसे पहली बात यह है कि किसी भी इसका जो प्रोसेस है ये इतना सिंपल मेथड नहीं है। अच्छा, एक एमसीक्यू ये नोट कर लेंगे, जिस टाइम पे प्रेसिडेंट है वो 13th प्रेसिडेंट है आपके, उनका नाम है आरिफुर रहमान अलवी। उसके अलावा क्योंकि ये लास्ट 2 इयर्स के एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, तो जो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट थे वो थे ममनून हुसैन, और वो इस करंट अफेयर में कैसे आते हैं? तो इस तरह से आते हैं कि उनकी डेथ की जो डेट है वो हो सकता है वो आपसे पूछ ले। तो वो ये कि 12th प्रेसिडेंट जो ममनून हुसैन है वो 14 जुलाई 2021 को कराची में उनकी डेथ हुई थी, तो वो इस हवाले से हो सकता है वो एमसीक्यू आपसे पूछ ले। तो
इस वजह से मैंने ये साइड रेफरेंस मेंशन किया। पहले प्रेसिडेंट कौन थे आपके पाकिस्तान के? पाकिस्तान का पहले प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा थे, और वो फोर्थ गवर्नर जनरल भी थे। तो ये साथ साथ आपके एसोसिएटेड एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद आपका जो रिमूवल और इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ना, उसमें ये होता है कि सबसे पहले जो भी हाउस है उसके वन हाफ से कम मेंबर्स, नहीं कम से कम वन हाफ मेंबर्स, वो जो रेफरेंस है, ये पिटीशन है, कोई भी चार्जेस हैं भाई, ये ग्रॉस मिसकंडक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया है, वो पेश करेंगे स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को। ठीक है। स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूशन है, कस्टोडियन है, स्पीकर रिप्रेजेंटेटिव है लोअर हाउस का, लोअर हाउस डायरेक्टली इलेक्टेड है, तो इसलिए स्पीकर पे लाजमी होता है, स्पीकर के पास ये रेफरेंस जाएगा। फिर क्या होगा कि जो अगर चेयरमैन के पास सेनेट के फॉर एग्जांपल हाउस से ये मूव हुई है, तो सेनेट वाला जो है वो फिर ये करेगा, ये पाकिस्तान का इम्पीचमेंट प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें ये कि सेनेट वाला जो है वो अगर सेनेट का हाउस मूव करेगा, तो जो सेनेट का चेयरमैन है वो फिर जाके स्पीकर को देगा, रेफरेंस पेश करेगा, रेफरेंस सेंड करेगा उसके ऑफिस में। फिर जो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली है वो ज्वाइंट सेशन बुलाएगा दोनों हाउसेस का, और वो अगर ज्वाइंट सेशन में पूरा वो होगा, सदर को पूरा इख्तियार दिया जाएगा कि भाई वो अपनी जो भी मतलब उसके ऊपर एलिगेशन हैं उनको वो डिफेंड कर सकता है। सदर उसमें करेगा, उसको प्रॉपर वहां पर ट्रायल होगा, उसको सदर उसका डिफेंड करेगा, अगर डिफेंड कर लेता है। लेकिन अगर चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, और वो जो चार्जेस प्रूव होने के बाद टू थर्ड उन चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, टू थर्ड ऑफ द टोटल हाउस लेंथ, मतलब लाइक 336 इस टाइम पे आपकी है, आफ्टर मतलब लाइक 2024 के बाद 2023 जो अगला हाउस बनेगा वो 336 का होगा। तो उसके अलावा 96 आपके सेनेट के हो जाएंगे, 432, तो 432 का आप टू थर्ड निकाल लें, 66%, ये लगभग आपका बनता है 43 × 6, तकरीबन आपके 300 के करीब करीब मेंबर्स आपके दोनों हाउसेस के मिलाकर अगर वोट करेंगे फॉर द प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए, तो फिर प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से वो सीधे रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा कब हो सकता है? उसके अलावा अगर उसको मेंटल इनके स्टेटेड हो जाए, उसका फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए, डेथ हो जाए, तो ऑब्वियसली वैसे ही वो तो रिमूव हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर उसको फंक्शनल कोई बीमारी ऐसी है जिसके तहत वो अपना ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, और तो उसकी वजह से वो फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये जो इसके बारे में डिटेल प्रोसीजर है, ये आर्टिकल 47 आपका बताता है। आर्टिकल 48 क्या कहता है जी? आर्टिकल 48 कहता है कि प्रेसिडेंट ने जो भी काम करना है ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, वो ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट और पीएम होगा। ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप आल्थो वो डिसोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन देखें 3 अप्रैल 2022 का, जो ट्वीट है सदर आरिफ अलवी का, सिर्फ मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल याद करवाने के लिए बात कर रहा हूँ कि आर्टिकल 58(1) में एक्सरसाइज कर रहा हूँ इन लाइन विद आर्टिकल 48, क्योंकि 58(1) ये कहता है कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली हो रही है बेसिकली ना, तो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। तो वो इस तरह से मैंने बस पासिंग रेफरेंस में आपको बात बताई है कि आर्टिकल 48 एंड 51 तो 58 भी जो है बेसिकली कि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली भी जो बात प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे होगी, तो वो बेसिकली 48 से ही इन लाइन रेड विद 48(1) पढ़ा जाएगा कि भाई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही डिसाइड करना है, और प्राइम मिनिस्टर बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड, तो वो क्या करेगा? वो अगर एडवाइस करता है कि भाई वो इलेक्शन में जाना चाहता है, तो फिर प्रेसिडेंट बाउंड है कि वो एक्ट करेगा 58(1) के तहत, आर्टिकल 58(1) के तहत, और वो बेसिकली इस आर्टिकल 48 से ड्राइव है। तो अगर वो कर देगा एक्सेप्ट तो ठीक है, नहीं करेगा तो 48 आवर्स बाद वैसे ही जो असेंबली है वो आपकी डिसॉल्व कंसीडर होगी। आर्टिकल 49 ये कहता है कि जी एक्टिंग प्रेसिडेंट चेयरमैन सेनेट होगा। अगर प्रेसिडेंट बीमार हो गए हैं, प्रेसिडेंट किसी विजिट पर गए हैं, तो चेयरमैन सेनेट, और अगर चेयरमैन सेनेट किसी भी वजह से ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते, कोई भी उनका अपना पर्सनल इशू है, वो भी फॉर एग्जाम्पल बाहर हैं या बीमार हैं कुछ वजह, तो फिर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। अच्छा जी, तो चलें अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। अच्छा जी, अगली स्लाइड ये है कि जी चैप्टर 2 की बात की है। चैप्टर 2 मेरा कंप्लीट नहीं है, चैप्टर 2 फिर आपके चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की वो कल होंगी। तो चैप्टर 2 की जो कुछ आर्टिकल्स हैं स्पेसिफिकली नेशनल असेंबली का और उसके अलावा सेनेट का, तो ये दो फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ये कि जो आर्टिकल 50 जो है ना, वो डेफिनेशन ऑफ मजलिस शूरा देता है। ठीक है, कि 50 आर्टिकल जो है वो डेफिनेशन ऑफ मजलिस शूरा देता है कि भाई किस के मजलिस शूरा क्या होगी। तो मजलिस शूरा पाकिस्तान की पार्लियामेंट किस पर मुश्तमिल है? पाकिस्तान के दोनों हाउसेस, सेनेट एंड नेशनल असेंबली, और उसके अलावा पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, ये मिलाकर आपका जो है ना मजलिस शूरा कहलाता है। उसके बाद आर्टिकल 51 जो है वो नेशनल असेंबली से डील करता है, और जो करंट नेशनल असेंबली है ना, ये 15वीं नेशनल असेंबली है। ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल 53 है वो इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली से बात करता है। अगर इस टाइम पे वो एसोसिएटेड एमसीक्यू पूछ ले तो वो ये है कि जी
आर्टिकल 53 कि ये जो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली इस टाइम पे कौन है, तो वो राजा परवेज अशरफ हैं। और डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली कौन है, तो जाहिद अकरम दुरानी है। और अगर वो फर्दर पूछ लेता है कि इनकी पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं, तो जो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और जो दूसरे हैं उनकी पार्टी JUIF है, जाहिद अकरम दुरानी की। तो और इसके अलावा यहाँ पीछे मैं थोड़ा सा भूल गया कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो प्रेसिडेंट को एक तो ज्वाइंट हाउस इलेक्ट करता है, दोनों हाउसेस का वोट होता है, और उसके अलावा चारों प्रोविंस। अच्छा, इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा ना, तो उसमें जो बाकी हाउस प्रोविंसेस होंगे ना छोटे, उनके पैरिटी दिखाने के लिए एक तो हर बंदे का एक वोट होगा, जो नेशनल असेंबली में बैठा है या सेनेट में बैठा है। ये तो टोटल इस टाइम की अगर स्ट्रेंथ देख लें तो 342 और 100 442 वोट्स हो गए। उसके अलावा जो बाकी प्रोविंसेस है ना, हर प्रोविंस का वोट 65 होगा। क्यों 65 होगा? क्योंकि 65 इज द स्ट्रेंथ ऑफ बलूचिस्तान असेंबली। तो होता क्या है कि जैसे आप एग्रीगेट या परसेंटेज निकालते हैं, तो जो नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स होते हैं डिवाइडेड बाय द टोटल वोट्स ऑफ अदर हाउसेज, बलूचिस्तान के अलावा बलूचिस्तान के हर बंदे का एक ही वोट होता है, तो जो जितने वोट उस कैंडिडेट को मिले हैं डिवाइडेड बाय जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर ऑफ दैट असेंबली मल्टीप्लाई बाय 65, वो जो नंबर आता है ना वो फिर काउंट किया जाता है हर असेंबली में से। मतलब सिंध में 170 में काउंट होगा, KPK में 145 काउंट होगा, पंजाब में 372 काउंट होगा, 371 काउंट होगा। तो ये आपका इस तरह से करके होता है। तो अभी 371 से याद हुआ कि इससे पिछले जो आपके चीफ मिनिस्टर थे, जो आपके परवेज इलाही, तो उन्होंने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लिया था तो 186 वोट लेने पड़े। तो 186 इसीलिए कि 50% प्लस वन की जो है ना एग्जेक्टिव को होगा कॉन्फिडेंस, तो वो तभी अपने ओहदे पर रह सकेगा, चाहे वो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रोविंस में जो है चीफ मिनिस्टर होगा। तो चीफ मिनिस्टर उसने 186 वोट इस वजह से लिया था कि 371 का जो हाफ है 185 बनता है, तो 185 और 186, तो उसको फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, और उसके बाद फिर उसने असेंबली डिसॉल्व कर दी। तो नाउ इसके बाद ये है कि जी आर्टिकल जो 58 है वो डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली के प्रोसीजर की बात करता है। इसके दो पार्ट्स हैं। अच्छा, इस पर बड़ी बात होती है 58(2)B जो 8th अमेंडमेंट के तहत ऐड हुई थी, फिर बाद में 13th अमेंडमेंट में निकाल दी गई थी, और फिर 17th अमेंडमेंट में दोबारा ऐड हुई थी, फिर 18th अमेंडमेंट में फिर निकाल दी गई थी। वो 58(2)B ये कहती है कि अगर, कहती थी, अब तो नहीं है पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कहती ये थी कि भाई अगर आपका प्रेसिडेंट ये समझे कि असेंबली से फंक्शन नहीं कर रही, कोई करप्शन है, चार्जेस है, तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है। तो बेसिकली फर्द वाहिद को इख्तियार आ गया था। और उसकी वजह क्या है, उससे फिर प्रॉब्लम ये है कि भाई एक तरह से तो अवाम का जो मैंडेट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट कैसे डिसाइड कर सकता है, वो तो डायरेक्टली इलेक्टेड भी नहीं है, उसको तो फिर आगे फर्दर हाउस इलेक्ट करता है ना, तो वो तो डायरेक्टली इलेक्टेड भी नहीं है। तो वो किस तरह, इस वजह से इसको फिर 13th अमेंडमेंट में पहले हटाने को हटाया गया, लेकिन 17th अमेंडमेंट फिर दोबारा जो उस टाइम के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने दोबारा लगा लिया। फिर 18th अमेंडमेंट में इसको, रिसेंट जो अमेंडमेंट थी उसमें फिर दोबारा इसको रिमूव कर दिया गया। आर्टिकल 8 का जो पार्ट 1 है ना, वो ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट एडवाइस करेगा इन लाइन विद आर्टिकल 48, अगर प्रेसिडेंट एडवाइस करेगा, किसको प्रेसिडेंट एडवाइस करेगा, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, नहीं करेगा तो 48 आवर्स में असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाती है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, और उसके बाद हाउस में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है, वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगी, और उसके अलावा कोई भी ऐसे मेंबर नहीं है कि जो सिंपल मेजोरिटी वहां पर दिखा सके, तो जब कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो भी फिर क्या होगा कि जी आपका उस कॉन्टेक्स्ट में भी फिर आपके जो असेंबली है वो फिर प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं 58(2). ठीक है। अच्छा, जो वो था 2B थी उसी के आगे एक्सटेंशन कर दी गई, तो फिर प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है 58(2) के तहत, अगर कोई भी कैंडिडेट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने के बाद हाउस में मेजोरिटी इंजॉय ना करता हो। आर्टिकल 59 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर MCQs में पूछ लिया जाता है, और मेरे ख्याल में इस दफा साल में 2-3 पेपर्स में पूछा गया है। वो ये है कि जी सेनेट ऑफ पाकिस्तान किस आर्टिकल के तहत एस्टेब्लिश किया गया। तो पहली बात है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है ही 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का एक गिफ्ट, और बेसिकली इससे पहले क्योंकि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर थे, दोनों में यक कवानी मुकन्ना थी, एक ऐवान पे मुश्तमिल थी। और जो आर्टिकल 59 है, सेनेट 96 मेंबर्स पे मुश्तमिल है, ये आपका इसी कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 में सबसे पहले इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो इसके टोटल मेंबरशिप की तादाद 96 तो अभी हो गए हैं 25th अमेंडमेंट के बाद, पहले 104 था, क्योंकि फाटा के 8 मेंबर्स जो हैं वो अब 2024 के बाद प्रैक्टिकली खत्म हो गए, 4 2021 में खत्म हो गए हैं, 2024 में प्रैक्टिकली सारे खत्म हो जाएंगे। आर्टिकल 60 जो है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन की बात करता है। 60 जो सादिक सिंजरानी है वो 8th चेयरमैन है, और उसके अलावा जो आपके वो चेयरमैन सेनेट है, और उसके अलावा जो आपके जो दूसरे हैं
वो है मिर्जा मोहम्मद अफरीदी, वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, और ये कितने में है, ये 13th चेयरमैन सेनेट है। और ये 96 की कंपोजिशन क्या होती है, 23 हर प्रोविंस से होता है और 4 फेडरल से होते हैं। जो 23 हर प्रोविंस से होता है उसमें क्या होता है कि जी 23 के अंदर में 14 जनरल नशिस्तें होती हैं। हर 3 साल बाद आधे का इलेक्शन होता है ना, तो ओवरऑल 23 में से 14 जनरल नशिस्तें होती हैं, 4 वुमेन के लिए हैं, 4 टेक्नोक्रेट प्लस उलमा के लिए, और जो एक है ना वो नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो ये मिला के 23 सीटें पर हो जाती हैं। और ये आपका आज कल ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यही था। जो आपके करंट चेयरमैन सेनेट है वो सादिक सिंधरानी है, और उनका कौन सा नंबर है जी, उनका नंबर है 8। और डिप्टी चेयरमैन जो है मिर्जा मोहम्मद अफरीदी हैं, और वो हैं 13th। तो ये आपका आज तक के लिए एमसीक्यूज यही थे कॉन्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन के। और कल इसका फर्दर होगा, कल मैं कॉन्स्टिट्यूशन को कंक्लूड कर दूंगा होपफुली। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज का जो ऑटोनमस बॉडीज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है वो, तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और इसकी रिकॉर्डेड वर्जन आपसे शेयर हो जाएगा। जो लोग नहीं सुन सके या आपने फर्दर अपने दोस्तों को शेयर करना है तो शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अभी इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन आंसर के लिए मैं दोबारा सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो आप उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, और आफ्टर 3 मिनट्स इसको रीज्वाइन कर लें फॉर द क्वेश्चन आंसर स्पेसिफिकली। अदरवाइज सेक्शन लेक्चर इज क्लोज फ्रॉम माई साइड। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। खुदा हाफिज।